हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का द एग्ज़ाम ट्यूटर के इस नए सेशन में। फ्रेंड्स, जीके जीएस के इस सीरीज़ में हम कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए कुछ प्रैक्टिस सेट्स को। ये प्रैक्टिस सेट्स आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने में आपको 100% हेल्प करेंगे। और इन प्रैक्टिस सेट्स की इस सीरीज़ के इसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में हम कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को करने वाले हैं, कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को ऐड करने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को। टेलीग्राम चैनल का नाम है द एग्ज़ाम ट्यूटर। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर यहाँ से स्कैन करके भी आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और इन सारी वीडियोज़ की पीडीएफ को अवेल कर सकते हैं। तो अब चलिए बिना देरी करते हुए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट। निम्नलिखित में से कौन मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, मोनोसेकेराइड्स क्या होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट की सिंपलेस्ट फॉर्म को मोनोसेकेराइड कहा जाता है। इनको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता है। अब एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं मोनोसेकेराइड के, तो देखिए ग्लूकोज, फ्रक्टोज जो कि फ्रूट्स में मिलती है, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, ये क्या हैं, ये मोनोसेकेराइड के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब देखिए, दो मोनोसेकेराइड्स के जुड़ने से जो है डाइसेकेराइड्स बनते हैं। क्या बनते हैं? डाइसेकेराइड्स बनते हैं। अब देखिए, जो डाइसेकेराइड्स बनते हैं, जब दो मोनोसेकेराइड्स जुड़ते हैं तो डाइसेकेराइड्स बनते हैं। तो ये किस बॉन्ड के साथ जुड़ते हैं जो मोनोसेकेराइड्स हैं? तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि मोनोसेकेराइड्स जो हैं जब डाइसेकेराइड्स बनाते हैं तो ये किस बॉन्ड से जुड़ते हैं? तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ते हैं। अब देखिए, डाइसेकेराइड्स के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? तो देखिए, सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज, ये किसके एग्जाम्पल हैं? ये एग्जाम्पल हैं डाइसेकेराइड्स के। अब देखिए, ऑप्शन देख लेते हैं। तो ग्लूकोज दिया है, ये मोनोसेकेराइड है। फ्रक्टोज दिया है, ये भी मोनोसेकेराइड है। गैलेक्टोज दिया है, ये भी मोनोसेकेराइड है। सुक्रोज लेकिन ये डाइसेकेराइड का एग्जाम्पल है, डाइसेकेराइड्स का एग्जाम्पल है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, सुक्रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाई वोट नेम इज़ द पार्ट ऑफ द हिमालय सिचुएटेड बिटवीन द सतलुज एंड काली रिवर्स नोन। सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, जो हिमालय का भाग सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित है उसको जाना जाता है कुमाऊं हिमालय के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। और कुमाऊं हिमालय का अधिकांश भाग कहाँ पर पड़ता है? तो ये पड़ता है उत्तराखंड में, जिसमें नंदा देवी पीक आती है, नंदा देवी पीक आती है। और केदारनाथ जो है ये भी इसी के अंतर्गत आता है, कुमाऊं हिमालय के अंतर्गत। अब देखिए, असम हिमालय की बात करें तो असम हिमालय जो है ये तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच जो हिमालय का भाग पड़ता है उसको असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। और इसका जो पार्ट है ये किस में पड़ता है? असम में पड़ता है इसका अधिकांश भाग, और अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, याद रखिएगा। पंजाब हिमालय, अगर पंजाब हिमालय की बात करें तो सिंधु नदी और सतलुज नदी, सिंधु और सतलुज नदियों के बीच जो हिमालय का भाग पड़ता है उसको पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, ये जो पंजाब हिमालय है इसको कश्मीर हिमालय या हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। नेपाल हिमालय की अगर हम बात करें तो देखिए फ्रेंड्स, काली नदी से लेकर तीस्ता नदी तक का जो हिमालय का भाग है उसे मुख्य रूप से नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। और इसका जो मुख्य भाग है ये भी नेपाल में ही पड़ता है, इसी वजह से इसको नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, कुमाऊं हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वॉट डज एन एयर बबल इन वाटर बिहेव लाइक। जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? तो देखिए फ्रेंड्स, जब वाटर में एयर बबल बनते हैं तो ये कॉनकेव लेंस की तरह कार्य करते हैं। किसकी तरह? अवतल लेंस की तरह कार्य करते हैं। क्यों? क्योंकि जो जल का अपवर्तनांक होता है ये वायु के अपवर्तनांक से अधिक होता है, जिससे प्रकाश की जो किरणें होती हैं वो बुलबुले से दूर झुक जाती हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो अवतल लेंस होता है या कॉनकेव लेंस होता है ये प्रकाश की किरणों को फैलाने का काम करता है, यानी कि बखेर देता है अलग अलग दिशाओं में। और जबकि जो उत्तल लेंस होता है ये प्रकाश की किरणों को केंद्रित करने का काम करता है। तो याद रखिएगा, जल में जो वायु का बुलबुला बनता है ये किसकी तरह काम करता है? कॉनकेव लेंस की तरह कार्य करता है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देख लेते हैं,
हु इज़ द ऑथर ऑफ हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक कौन है? तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो बुक है हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, ये लिखी गई है के दत्त के द्वारा। किसके द्वारा? के दत्त के द्वारा लिखी गई है हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। द्वितीयक प्रदूषक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए फ्रेंड्स, आपको जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, वो आपको पता होने चाहिए कौन कौन से हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट है मैं आपको बता देती हूँ। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड। ये क्या है? ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट की कैटेगरी में आते हैं। और जो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट का निर्माण कैसे होता है? तो देखिए फ्रेंड्स, जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट होते हैं, जब वो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट जो एलिमेंट्स होते हैं उनके साथ रिएक्ट करते हैं तो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट का निर्माण होता है। अब सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कौन कौन से हैं? तो देखिए, ओजोन जो है ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। स्मॉग ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। पैन होता है पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट को पैन कहा जाता है और ये भी क्या है? ये एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। एसिड रेन जो है ये भी क्या है? ये भी सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। तो अब ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, फ्लाई ऐश भी होता है, इसमें लिख लीजिएगा फ्लाई ऐश। ये क्या है? ये सब क्या है? ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट है। अब देखिए, स्मॉग, मैंने बताया स्मॉग क्या है? ये हमारा सेकेंडरी पॉल्यूटेंट के अंदर आता है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स क्रॉसेस द इक्वेटर ट्वाइस। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो देखिए फ्रेंड्स, कांगो नदी जो है ये विषुवत रेखा यानी कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है और ये विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। पहली कौन सी है? तो हम सभी जानते हैं नील नदी जो है ये विश्व की सबसे बड़ी नदी है। दूसरे नंबर पे आती है कांगो और ये विषुवत रेखा यानी कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2 कांगो नदी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द अबॉलिशन ऑफ द बॉन्डेड लेबर सिस्टम रिलेटेड। बंधुआ मजदूरी व्यवस्था का निराकरण संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो देखिए फ्रेंड्स, आर्टिकल 23(1) जो है ये बंधुआ मजदूरी व्यवस्था के निराकरण से संबंधित है और इसमें मानव के दुर्व्यापार यानी कि जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है और बलात्कार श्रम जो होता है उसके निषेध का प्रावधान किया गया है आर्टिकल 23(1) में। और ये किसके अंतर्गत आता है? ये आता है हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी आर्टिकल 23। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द कार्टाजेना प्रोटोकॉल रिलेटेड टू। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो देखिए फ्रेंड्स, कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो ये जैव सुरक्षा से संबंधित है। देखिए फ्रेंड्स, जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी से जो उत्पन्न किए जाते हैं LMOs का मतलब होता है लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म्स। लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो कि मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी से उत्पन्न किए जाते हैं उनकी जैव सुरक्षा से संबंधित है कार्टाजेना प्रोटोकॉल, ताकि जो हमारी जैविक विविधता और मानव स्वास्थ्य को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए जो है कार्टाजेना प्रोटोकॉल को लाया गया था। और इसको कब लाया गया था? तो देखिए 2000 में इसको लाया गया था और 2003 में इसको लागू किया गया था। याद रखिएगा ये किससे संबंधित है? तो ये जैव सुरक्षा से संबंधित है यानी कि बायोसेफ्टी से संबंधित है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी बायोसेफ्टी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस इज। विद्युत धारिता का मात्रक होता है। तो देखिए, विद्युत धारिता का मात्रक होता है फैराडे। क्या होता है? विद्युत धारिता का मात्रक होता है फैराडे। देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा फिजिक्स है, फिजिक्स में जनरल साइंस में फिजिक्स में यूनिट से संबंधित जो है एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो इसको आप बिल्कुल अच्छे से करके जाइएगा। जितने भी हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए हैं अब तक, उनमें हमने देखा है कि हर एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। किससे? यूनिट से। फिजिक्स में यूनिट से एक क्वेश्चन जरूर आता है।
अब देखिए फेराडे जो है ये किसका है, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस की यूनिट है। कूलॉम्ब, कूलॉम्ब किसकी होती है, तो ये होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की, इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट है कूलॉम्ब। वोल्ट होती है वोल्टेज की, वोल्टेज। एम्पियर होती है इलेक्ट्रिक करंट की, इलेक्ट्रिक करंट की। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट ग्लास आर स्पेक्टेकल लेंसेज मेड ऑफ, चश्मे के लेंस किस कांच से बनाए जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, चश्मे के जो लेंस हैं ये स्पेशली क्रूक्स ग्लास के बनाए जाते हैं। किसके, क्रूक्स ग्लास के बनाए जाते हैं चश्मे के जो लेंस होते हैं। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एंड प्रोडक्ट ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूरेनियम इज, यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, यूरेनियम जो है इसका सिंबल होता है यू और इसका जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर होता है 92। ये क्या है, ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और इसका विघटन होता रहता है। यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन से अंतिम उत्पाद क्या बनता है, ये पूछा है क्वेश्चन में। तो यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद बनता है लेड, यानी कि सीसा बनता है। ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नॉट एसोसिएटेड विद महावीरा, निम्नलिखित नगरों में से किसी एक नगर का संबंध महावीर से नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, वैशाली, वैशाली में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, तो ये महावीर स्वामी से संबंधित है। पावापुरी, पावापुरी में महावीर स्वामी को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, तो ये भी महावीर स्वामी से संबंधित है। चंपा, चंपा में जो है जैन धर्म का काफ़ी ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ है, तो ये भी जो है महावीर स्वामी से संबंधित है। लेकिन लुम्बिनी, लुम्बिनी जो है यहाँ पर भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, भगवान बुद्ध का जन्म स्थान है लुम्बिनी, तो ये किससे संबंधित है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये महावीर स्वामी से संबंधित नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, When was the टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्टेड इन इंडिया, भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई थी। तो भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत जो है ये की गई थी 1 अप्रैल 1973 में। 1 अप्रैल 1973 में भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत की गई थी। बाघ के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए जो है इस परियोजना की शुरुआत की गई थी। तो याद रखिएगा आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी 1973 ईस्वी। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देयर इज अ प्रोविजन फॉर द कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, किस संविधान संशोधन में पिछड़े वर्ग संबंधी आयोग का प्रावधान किया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, 102वां संविधान संशोधन हुआ था 2018 में। कब हुआ था, 2018 में हुआ था, जिसके तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसको NCBC कहा जाता है, यानी कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस इसकी फुल फॉर्म होती है NCBC की, और इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था 102वें संविधान संशोधन 2018 के तहत, और इसको 338 अनुच्छेद 338B में जो है शामिल किया गया था। NCBC की स्थापना कब हुई थी, तो 14 अगस्त 1993 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। तो याद रखिएगा ये कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, तो 102वां संविधान संशोधन हुआ था। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो देखिए फ्रेंड्स, दूध जो है ये इमल्सन का एग्जाम्पल है। किसका, इमल्सन, यानी कि पायस का एग्जाम्पल है दूध। अब देखिए फ्रेंड्स, जो इमल्सन है ये इमल्सन क्या होता है, तो देखिए फ्रेंड्स, जब कोई 2 या 2 से अधिक जो लिक्विड पदार्थ होते हैं वो आपस में मिलते हैं, उनके मिश्रण को जो है पायस कहा जाता है। ये जो मिश्रण है ये कम्प्लीटली सॉल्युबल एक दूसरे में नहीं होते हैं, यानी कि ये आपस में नहीं मिल पाते हैं, उसको कहा जाता है पायस। अब जो दूध है, दूध में भी क्या होता है, पानी होता है, और पानी में वसा के छोटे छोटे कण जो है फैले हुए होते हैं, इसीलिए इसको इमल्सन कहा जाता है। दूध में जो है ज़्यादातर क्या होता है, पानी होता है, पानी में वसा की बूंदें फैली रहती हैं, इसी वजह से इसको इमल्सन कहा जाता है। ये इमल्सन का एग्जाम्पल होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन डिड द बैटल ऑफ चौसा टेक प्लेस, चौसा का युद्ध कब हुआ था। तो देखिए फ्रेंड्स, चौसा का युद्ध जो है ये 26 जून 1539 में हुआ था। कब हुआ था, 26 जून 1539 में जो है चौसा का युद्ध हुआ था। और किस किस के बीच हुआ था, तो हुमायूं और अफगान शेर शाह सूरी के बीच जो है चौसा का युद्ध हुआ था, और इसमें शेर शाह सूरी की विजय हुई थी। याद रखिएगा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी 1539 ईस्वी। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
लेक सुपीरियर इज लोकेटेड बिटवीन विच टू कंट्रीज, सुपीरियर झील किन दो देशों के बीच स्थित है। तो देखिए फ्रेंड्स, सुपीरियर झील जो है ये अमेरिका और कनाडा के बीच जो है स्थित है सुपीरियर झील। सुपीरियर झील जो है हम सभी जानते हैं कि ये विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है सुपीरियर झील, जो कि अमेरिका और कनाडा के बीच स्थित है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स एक्सेस शुगर और कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर्ड एज ग्लाइकोजन, निम्नलिखित में से किस अंग में आवश्यकता से अधिक शर्करा या कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहते हैं। तो ऐसा कौन सा ऑर्गन है जहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट है और जो शुगर है जो अधिकता में होते हैं वो स्टोर किए जाते हैं किसके रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में। तो ये काम करता है हमारा लीवर। लीवर में जो है जो एक्सेस शुगर और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्ट किया जाता है और कहाँ पर, लीवर में स्टोर कर लिया जाता है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, लीवर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु रिलीजेज द जीडीपी डाटा, जीडीपी का आंकड़ा कौन जारी करता है। तो जीडीपी का आंकड़ा जारी किया जाता है एनएसओ के द्वारा। एनएसओ मतलब नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है जीडीपी का आंकड़ा जारी किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एनएसओ। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच प्लान पीरियड 14 बैंक्स वर नेशनलाइज्ड, किस योजना काल में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो देखिए फ्रेंड्स, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो ये किया गया था 1969 में। कब किया गया था, 1969 में जो है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और ये कौन सी पंचवर्षीय योजना में किया गया था, तो ये चौथी पंचवर्षीय योजना थी। कौन सी थी, चौथी पंचवर्षीय योजना थी। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थी, तो इंदिरा गांधी जो है उस समय प्रधानमंत्री थी। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, चौथी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट देख लेते हैं, हु इज कॉल्ड द फर्स्ट नेशनलिस्ट पोएट ऑफ मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे कहा जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी है ये कहा जाता है हेनरी विवियन डेरोजियो को। हेनरी विवियन डेरोजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है। ये कौन थे, तो ये यंग बंगाल आंदोलन के नेता थे, हेनरी विवियन डेरोजियो। याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द थिंग्स विच आर यूज्ड टुगेदर आर कॉल्ड, जिन वस्तुओं का उपयोग साथ साथ किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जिन वस्तुओं का उपयोग साथ साथ किया जाता है, यानी कि अगर एक वस्तु खरीदी जाती है तो उसके साथ साथ दूसरी वस्तु की भी डिमांड बढ़ जाती है, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहा जाता है। यानी कि वे एक दूसरे की पूरक होती हैं, पूरक वस्तुएं उन्हें कहा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो देखिए जैसे अगर कोई बंदा कार खरीदता है तो उसके लिए पेट्रोल लगना ही लगना है। कार खरीदेगा तो पेट्रोल की डिमांड अपने आप बढ़ेगी। पेन के साथ पेपर क्या है, ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। और क्या कह सकते हैं, लैपटॉप के साथ क्या होगा, माउस और कीबोर्ड, राइट, माउस एंड कीबोर्ड। और इसके क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज नॉट प्रेजेंट इन ऑल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज, कौन व्यक्ति तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित नहीं थे। तो देखिए फ्रेंड्स, मोहम्मद अली जिन्ना जो है ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल नहीं थे। ये पहले में शामिल थे, दूसरे में शामिल थे, लेकिन तीसरा इन्होंने अटेंड नहीं किया था। तो आंसर इसका यही हो जाएगा। इसमें पूछा है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन इसमें से उपस्थित नहीं था। बाकी तेज बहादुर सप्रू ने तीनों सम्मेलनों में भाग लिया था। ये जो गोलमेज सम्मेलन थे कब कब हुए थे, तो याद रखिएगा 1930, 1931 और 1932। पहला 1930 में हुआ था, दूसरा 1931 में और तीसरा 1932 में हुआ था। ये याद रखिएगा। तेज बहादुर सप्रू ने तीनों में भाग लिया था, बाबा साहब अम्बेडकर ने तीनों में भाग लिया था और आगा खान ने जो है इन्होंने भी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन डज नॉट पास थ्रू विच स्टेट, भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से होकर के नहीं गुजरती है।
तो देखिए फ्रेंड्स, जो भारतीय मानक समय रेखा है ये कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? तो 5 राज्यों से होकर के गुजरती है जो भारतीय मानक समय रेखा है। कौन कौन से हैं? तो देखिए उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से होकर के गुजरती है भारत की जो भारतीय मानक समय रेखा है। अब देख लेते हैं, ऑप्शन में पूछा है कि इनमें से कौन सा राज्य ऐसा है जिससे भारतीय मानक समय रेखा होकर के नहीं गुजरती है। आंध्र प्रदेश हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश से होकर के नहीं गुजरती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स डज नॉट कम अंडर द कनकरेंट लिस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो देखिए फ्रेंड्स, 3 सूचियां होती हैं, राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। अब इसमें पूछा है समवर्ती सूची का विषय इनमें से कौन सा नहीं है। तो देखिए एजुकेशन जो है ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, फॉरेस्ट जो है ये भी समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, फैमिली प्लानिंग जो है ये भी समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। लेकिन पंचायती राज जो है ये समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है। ये स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है जो पंचायती राज है। याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, पंचायती राज। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट जो है ये हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा क्वेश्चन है। व्हाट इज द कार्टाजेना प्रोटोकॉल रिलेटेड टू। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शंस दिए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, ओजोन डिप्लीशन, मरीन सेफ्टी या फिर बायो सेफ्टी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है और आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये भी ज़रूर बताइएगा कि इन 25 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो अब हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड थैंक यू।